दोस्ती एक ऐसा शब्द है जिसे सभी रिश्तों से बढ़कर माना जाता है। अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही चीजों को हम अपनी फैमिली से शेयर करें या ना करें, मगर खास दोस्त के साथ जरूर शेयर करते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी सी है, ध्यान से सुनिएगा। बेंगलोर के रहने वाले 19 साल के शरद की जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त था जिसे वो हर छोटी बड़ी खुशी शेयर किया करता। एक दिन जब उसके पापा शरद को बुलेट गिफ्ट करते हैं तो शरद इस खुशी को भी उसी अपने खास दोस्त के साथ शेयर करने निकल चलता है। लेकिन वो दोस्त के यहाँ पहुँच पाता उसके पहले ही उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना उसने भी नहीं की थी। और फिर घर वालों को रात में व्हाट्सएप पर एक के बाद एक कुल 3 वीडियो मिलते हैं जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस व्हाट्सएप मैसेज में क्या था, आखिर ये पूरा मामला क्या है, शरद के साथ क्या हुआ, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। दोस्तों, शरद का जन्म एक मलयाली परिवार में हुआ था, मगर पिता की नौकरी बेंगलोर में थी, इसलिए सब लोग बेंगलोर में ही रहते थे। शरद का बचपन भी बेंगलोर में ही गुजरा था और उसकी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई थी। शरद के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बहन भी थी। शरद पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था और उसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो चुका था। शरद को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बाइक का भी काफी शौक था, इसलिए जब शरद की 18 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है तो उसके पिता उसे रॉयल एनफील्ड की दमदार बुलेट बाइक गिफ्ट करते हैं। शरद को बाइक गिफ्ट मिले कई दिन हो गए थे, मगर बिजी होने की वजह से वो अपने कुछ खास दोस्तों को बाइक नहीं दिखा पाया था। इसलिए अब उसे छुट्टी मिलती है तो दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है और फाइनली 12 सितंबर 2017 को वो अपनी चमचमाती बुलेट बाइक लेकर दोस्त को दिखाने के लिए शाम के लगभग 6:10 पर घर से बाहर निकलता है। घर से निकलती माँ ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना, लेकिन लगभग 7:30 बज चुके थे और शरद घर नहीं आया था। इसलिए शरद की माँ उसे फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, जबकि आगे वो कभी ऐसा करता नहीं। अक्सर शरद एक बार में ही फोन रिसीव कर लेता है और अगर किसी कारण से रिसीव नहीं कर पाता तो थोड़ी देर में कॉल बैक जरूर करूंगा, ऐसा जरूर कहता है। शरद की माँ सोचती है कि वो बिजी होगा या फिर बाइक चला रहा होगा या फिर हो सकता है घर पहुँचने वाला होगा, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। ये सोचकर वो थोड़ा देर और इंतजार करती है, लेकिन जब ना शरद घर पहुंचता है और ना ही कॉल पिक करता है तो एक बार फिर से उसे फोन करती है, मगर इस बार कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद शरद की माँ लगातार फोन करती रहती है, मगर उधर से फोन रिसीव होता ही नहीं। इस तरह शरद की माँ की बेचैनी बढ़ने लगती है। अभी शरद की माँ लगातार फोन कर ही रही थी कि व्हाट्सएप पर उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं 10:30 बजे तक घर पहुँच जाऊंगा। ये मैसेज देखकर किसी को भी तसल्ली हो जाती है कि बेटा 10:30 तक घर आ जाएगा, मगर इस मैसेज ने शरद की माँ को बेचैनी और बढ़ा दी। दरअसल शरद जब भी माँ को कोई मैसेज करता तो उसके मैसेज की शुरुआत से अम्मी शब्द जरूर होता, यानी शरद मैसेज में अपनी माँ को अम्मी से ही संबोधित करता, मगर इस बार मैसेज में सीधे लिखा हुआ था कि मैं 10:30 बजे आ जाऊंगा। ये मैसेज जैसे ही शरद की माँ देखती है वो तुरंत मैसेज का जवाब देती है कि तुम जल्दी से फोन पर बात करो, फिर जितनी जल्दी हो सके घर वापस आओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम गायब हो। माँ के इस मैसेज के बावजूद शरद फोन नहीं उठाता और ना ही फिर इस मैसेज का कोई जवाब देता है। इसके बाद कई बार शरद को फोन किया जाता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। अब यहाँ शरद की माँ सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए। उसी बीच एक बार फिर से उनके मोबाइल की घंटी बजती है। जब वो मोबाइल चेक करती है तो पता चलता है कि शरद ने इस बार कोई वीडियो भेजा है और जैसे ही वो इस वीडियो को डाउनलोड करके प्ले करती है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत रोते हुए शरद के पिता को आवाज लगाती है। दरअसल ये वीडियो जरूर शरद के नंबर से आया था और वीडियो में शरद ही था, लेकिन वीडियो में जो बातें कही गई थी वो होश उड़ा देने वाली थी। वीडियो में शरद कह रहा था कि मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया है, अगर मुझे बचाना है तो जितना जल्दी हो सके इन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो, अगर पैसे नहीं दिए तो ये मुझे मार डालेंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने मेरी बहन के बारे में भी मालूम कर लिया है, वो लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं, पैसे ना देने पर वो उसे भी मार डालेंगे। शरद की माँ तुरंत इस वीडियो के बारे में शरद के पिता को बताती है। इसके बाद वो लोग फिर से शरद के नंबर पर फोन करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर तुरंत ये लोग पुलिस में जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच एक और बार फिर से मोबाइल की घंटी बजती है और व्हाट्सएप ओपन किया जाता है तो पता चलता है कि इस बार शरद का ही मैसेज है। इस बार शरद मैसेज में कह रहा था कि आप लोग पुलिस में गए तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बिना किसी को बताए तुरंत 50 लाख रुपए इन लोगों को दे दो, वरना ये मुझे मार देंगे। ये कल आपको फोन करेंगे कि पैसा कहाँ पहुँचाना है। शरद वीडियो में ये कहता है कि ये लोग मुझे बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। इसके बाद कुछ ही मिनट बाद एक और वीडियो आता है जिसमें शरद कहता है कि ज्यादा देर मत करो, अगर इन लोगों को गुस्सा आ जाएगा तो ये मुझे मार देंगे।
ये लोग बहुत खतरनाक हैं और आतंकवादी की तरह दिख रहे हैं। अब तक जो 3 वीडियो मिले थे उसमें से 2 वीडियो में शरद कन्नड़ भाषा में बात कर रहा था, जबकि एक वीडियो में वो मलयाली बोल रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शरद के पिता पुलिस से मदद लेने का फैसला करते हैं और वो तुरंत गाना भारती पुलिस स्टेशन जाकर किडनैपिंग का मामला दर्ज करवा देते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले पूछताछ की शुरुआत शरद के रिश्तेदारों और दोस्तों से करती है। शरद उस दिन किस दोस्त से मिलने जा रहा था उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर अपनी माँ को नहीं बताया। शरद के कौन से करीबी सभी दोस्तों से लिस्ट बनाई जाती है और एक के बाद एक सभी दोस्तों को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। कुछ दोस्तों को 1 से 2 राउंड ही पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है, जबकि एक दोस्त ऐसा होता है जिसको 4 बार पूछताछ की जाती है। फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता और अंत में सभी दोस्तों को शक के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। अब पुलिस इस एंगल से जांच शुरू करती है कि शायद शरद के पिता की किसी से दुश्मनी हो या फिर वो बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा हो, मगर ये एंगल भी काम नहीं करता और यहाँ से भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगती है। उसके बाद उसका एक भी मैसेज नहीं आता। इधर शरद ने जो बैक टू बैक 3 वीडियो भेजी थी उसके बाद उसका एक भी मैसेज नहीं आता। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए इस जांच में सेंट्रल क्राइम ब्रांच बेंगलोर के भी अधिकारियों को शामिल कर लिया जाता है और जांच नए सिरे से शुरू की जाती है। पुलिस हर तरफ हाथ पैर मारती रहती है, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद नतीजा शून्य ही रहता है। इधर मामला मीडिया में भी लीक हो जाता है और धीरे धीरे मामला गर्म होने लगता है। इधर पुलिस शहर के सभी हिस्ट्री शीटर्स को और इस तरह के पुराने मुकदमे लोगों की भी जांच पड़ताल शुरू करती है, मगर कहीं से भी कोई किडनैपिंग का क्लू नहीं मिलता। पुलिस जांच में मिली नाकामियों के बीच सेंट्रल क्राइम ब्रांच में एक अधिकारी उन सभी वीडियो को फिर से देखने का फैसला करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है ताकि वीडियो को देखकर शरद की बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सके। गौर से वीडियो देखने पर पता चलता है कि शरद ने जो दूसरा वीडियो भेजा है उसके अंत में हल्की सी आवाज आती है जिसमें वो ये कहता है, सुना है ये ठीक है। मतलब शरद किसी से पूछ रहा है कि उसने जो कुछ भी कहा ये ठीक है या नहीं। इस वीडियो पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वीडियो बनाने के बाद अंत में शरद सामने की तरफ देखता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि कैमरे के पीछे जरूर कोई ऐसा था जिसे शरद जानता है, ताकि वो कहता है कि ये ठीक है या नहीं। इसके अलावा वीडियो में शरद की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सामान्य थी और वो ऐसा लग रहा था कि किसी पहचान वाले लोगों के साथ है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। इन सब के बाद एक अधिकारी से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किडनैपिंग के बाद से आप लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा हो या फिर उनका आना जाना बढ़ गया हो। सभी का व्यवहार एक ही जैसा है, मगर शरद के पिता निरंजन कुमार बताते हैं कि शरद का एक बेहद ही करीबी दोस्त जो ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है। इसके अलावा एक लौता बंदा है जो घटना के बाद से लगभग हर दिन हमारे घर आ रहा है। इतना ही नहीं, उसने कई बार मुझसे ये भी कहा कि अंकल जो भी पैसे मांग रहे हैं उन्हें पैसे दे दो, नहीं तो वो शायद शरद को मार डालेंगे। इस खुलासे के बाद पुलिस तुरंत उस दोस्त को बुला भेजती है। इस दोस्त का नाम था विशाल। विशाल की उम्र 21 साल थी और ये शरद का पड़ोसी भी था। इसके अलावा बचपन से ही शरद और विशाल की दोस्ती। इतनी ही नहीं, विशाल शरद की बहन का क्लासमेट भी था। विशाल का आना जाना भी शरद के घर लगा रहता था। विशाल परिवार के बाकी सदस्यों के करीब भी था। जिगरी दोस्त होने की वजह से ये किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं था। विशाल आरटीओ ऑफिस में काम करता था। विशाल के आने के बाद एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और कई दौर की पूछताछ की जाती है। विशाल पुलिस के सभी सवालों का सटीक जवाब देता रहता है। इसी तरह एक बार फिर से विशाल शक के दायरे से बाहर हो जाता है। हालांकि पूछताछ के दौरान विशाल पुलिस को कुछ लड़कों के नाम बताता है और कहता है कि शरद ने बताया था कि इन लोगों से मेरा झगड़ा हुआ है, और साथ ही विशाल ये भी कहता है कि हो न हो इस अपहरण के पीछे उन लोगों का हाथ हो सकता है। इसके अलावा विशाल शरद के घरेलू ड्राइवर महेंद्र का भी नाम लेता है और उस पर भी शक जताता है। इस बार विशाल जितने लोगों का नाम लेता है तुरंत पुलिस उन लोगों को उठा लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। हालांकि कई घंटों की पूछताछ के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं होता। कुल मिलाकर जांच में अब तक जितने भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था वो सभी बारी बारी से शक के दायरे से बाहर हो रहे थे और एक सवाल अभी भी बचा हुआ था कि आखिर शरद किस हालत में है और शरद को किडनैप करने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। अब इस जांच में टेक्निकल टीम को भी शामिल किया गया और शरद के मोबाइल लोकेशन और कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है। वैसे ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर जिस पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया था उसके सीनियर ऑफिसर का ट्रांसफर कुछ दिन पहले ही हुआ था और अभी तक इस थाने में नए इंस्पेक्टर नहीं आए थे। इस कारण जांच की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी।
खैर, जांच से पता चलता है कि जिस समय शरद ने वो वीडियो भेजा था उस समय उसका लोकेशन उसके घर के लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर के दूसरे शहर में था। इस खुलासे के बाद ना जाने क्यों पुलिस की एक बार फिर से शक की सुई विशाल की तरफ जाती है और विशाल की मोबाइल की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन निकाली जाती है। लोकेशन हिस्ट्री में जो खुलासा होता है वो सभी के होश उड़ा देता है। दरअसल पता चलता है कि जिस समय शरद ने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, ठीक उसी समय विशाल का भी जो मोबाइल लोकेशन था वो वहीं का था जहां पर शरद था। हालांकि इसके बावजूद पुलिस विशाल को नहीं उठाती, बल्कि उसके नंबर को सर्विलेंस पर डाल दिया जाता है और साथ ही उसकी लोकेशन को भी जानकारी निकाली जाती है और पता चलता है कि विशाल अपने कुछ लोगों के साथ पिछले 2-3 दिनों से शहर की कुछ दूरी पर मौजूद सुनसान जगह पर जा रहा है। जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि विशाल पिछले कुछ दिनों से नॉर्मल कॉल करने की बजाय व्हाट्सएप कॉल के जरिए दोस्तों से बात कर रहा है। कुल मिलाकर अब विशाल पर पुलिस का शक का घेरा हो जाता है और एक बार फिर से पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाता है। इस बार पूछताछ पूरी सख्ती से की जाती है और सख्ती के बाद जो खुलासा होता है उस पर तो एक पल के लिए शरद के माता पिता भी यकीन नहीं कर पाते। दरअसल शरद और विशाल की बचपन की दोस्ती थी। इसके अलावा शरद की बहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, विशाल शरद की बहन से प्यार भी करता था। शरद के मुकाबले विशाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि उसके पिता मामूली नौकरी करते थे। विशाल भी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक आरटी ऑफिस में मामूली जॉब करता था, जबकि शरद के पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी थे और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी। विशाल की आमदनी कम थी और खर्चा उसका बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने कई दोस्तों से कर्ज भी लिया हुआ था। इसके अलावा विशाल के जीजा ने भी बैंक से 4 लाख का लोन लिया था। कुल मिलाकर विशाल को पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि जिससे भी उसने कर्ज लिया था सभी ने उससे मांगना शुरू कर दिया था और उधर उसके जीजा का भी बैंक वालों ने सख्ती से वापस वसूली करनी शुरू कर दी थी। इस कारण विशाल जल्द से जल्द पैसा हासिल करना चाहता था ताकि वो परेशानियों से छुटकारा पा सके। क्योंकि विशाल को पता था कि शरद के पापा इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, पास काफी पैसा है, इसलिए विशाल अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि अगर हम लोग शरद को किडनैप करते हैं तो हमें काफी पैसा मिलेगा जिसे हम सभी आपस में बांट लेंगे। विशाल अपने दोस्तों को भरोसा दिलाता है कि मैं शरद के परिवार वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे ही शरद की किडनैपिंग की खबर सुनेंगे तुरंत पैसे लेकर हाजिर हो जाएंगे, कभी भी पुलिस में नहीं जाएंगे। जब विशाल अपने दोस्तों को इस बात का भरोसा दिलाता है तो किडनैपिंग करके वो काफी पैसा निकलवा सकता है, साथ ही पुलिस केस से भी बच सकता है, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और इसी के बाद साजिशों का दौर शुरू होता है। विशाल अपने साथ करण, पाई, विनोद कुमार और विनय प्रसाद को भी प्लान में शामिल करता है। इसके अलावा उसके जीजा कैब चलाया करते थे, उन्हें भी वो इस प्लान में शामिल करता है। विशाल शरद को फोन करता है कि मेरे एक दोस्त ने एक इम्पोर्टेड बाइक मंगवाई है, तो क्यों ना हम सभी शहर से दूर चलते हैं या हम वो बाइक चलाएंगे और पार्टी भी करेंगे। विशाल पुलिस में बताता है। इस ऑफर के बारे में पहले तो शरद मना कर देता है, लेकिन इम्पोर्टेड बाइक की बात सुनकर वो तैयार हो जाता है क्योंकि शरद को महंगी गाड़ियों का काफी शौक था। जब शरद पूछता है कि वो घर पर क्या बताएगा तो विशाल उसे आइडिया देता है कि घर पर कह देना कि मैं कुछ दोस्तों की अपनी नई बाइक दिखाने जा रहा हूँ। विशाल शरद को ये हिदायत देता है कि गलती से भी इस पार्टी के बारे में घर पे मत बताना, तुम्हें वो नहीं आने देंगे। सब कुछ फाइनल होने के बाद 12 सितंबर को शरद अपनी बुलेट बाइक लेकर निकल जाता है और विशाल के बताए लोकेशन पर पहुंच जाता है। शरद 6:10 पर अपने घर से निकलता है और जैसे ही वो 6:30 पर बताए गए लोकेशन पर पहुंचता है, विशाल के अन्य साथी तुरंत शरद को उस बाइक से उठाकर कार के अंदर डाल देते हैं और उसके हाथ पैर मुंह बांधकर कपड़ा डाल देते हैं और वो उसे एक स्विफ्ट डिजायर कार में लेकर एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं। सुनसान जगह पर ले जाने के बाद विशाल शरद को वीडियो बनाने के लिए कहता है और फिर शरद के ही नंबर से उस वीडियो को शरद के माँ बाप के पास भेजता है। आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि विशाल शरद की बहन से प्यार करता था, इसलिए जब विशाल शरद की किडनैपिंग और 50 लाख की डिमांड करने वाली वीडियो उसकी माँ को भेजता है तो उसके कुछ ही मिनट बाद विशाल शांति की बहन शरद की बहन को यानी अपनी प्रेमिका को यूं ही आम दिनों की तरह फोन करता है और हाल चाल पूछता है। इस पर शरद की बहन बोलती है कि भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो 50 लाख रुपए मांग रहा है। इस पर विशाल अनजान बनते हुए शरद की बहन से पूछता है और अब परिवार वाले क्या सोच रहे हैं। इस पर शरद की बहन बता देती है कि पापा पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद विशाल ये कहते हुए फोन रखता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद यहाँ आता हूँ। इधर फोन रखने के बाद तुरंत वो एक बार फिर से विशाल चाकू की नोक पर शरद को दूसरा वीडियो बनाने के लिए कहता है। इसके बाद शरद अपने परिवार वालों को दूसरा वीडियो भेजता है जिसमें वो कहता है कि आप लोग पुलिस के पास मत जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, इन लोगों को पैसा दे दो। इसके बाद शरद से विशाल एक और वीडियो बनवाता है जिसमें वो टेररिस्ट वाले एंगल डलवाता है।
ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। ये सब कुछ करने के बाद विशाल शरद को बाकी के अपने 4 दोस्तों के हवाले करके शरद के घर यानी जाने की नीयत से चला जाता है। यहाँ क्या चल रहा है? विशाल शरद के यहाँ पहुँचते ही तुरंत उसके माता पिता और बहन से काफी हमदर्दी जताता है। साथ ही शरद के गुम होने पर अफसोस जताने लगता है और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करता है कि वो आगे क्या करेंगे। जब विशाल को ये पता चलता है कि शरद के पिता पुलिस में जाने वाले हैं तो विशाल उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि पुलिस में मत जाइए वरना किडनैपर उन्हें मार डालेंगे। पुलिस में जाने से अच्छा है कि आप उन्हें पैसे दे दें और बात को खत्म करो। विशाल की इन बातों को तब शरद के पिता को जरा भी शक नहीं होता। उस समय विशाल मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था और बेहद ही भावुक था और वो पूरी हमदर्दी के साथ परिवार वालों के साथ खड़ा था। हालांकि विशाल की सलाह के बावजूद जब शरद के पिता पुलिस में जाते हैं तो अब पकड़े जाने के डर से तुरंत शरद अपने साथियों को फोन करता है और उन्हें कहता है कि तुरंत शरद को मार डालो वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। हालांकि विशाल के अन्य साथी कहते हैं कि हम किसी की जान नहीं ले सकते, लेकिन विशाल उन्हें कहता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो लोगों की पहचान जाहिर कर देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे, फिर हम सब जेल में चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने मारकर उसकी लाश को गायब कर दिया तो फिर हम सभी आजाद रह सकते हैं। शरद को लगभग 11:30 बजे के आसपास रस्सियों के सहारे गला घोट कर मार देते हैं। इधर विशाल शरद के परिवार वालों के साथ हमदर्दी जताने जुटा रहता है। क्योंकि शरद के पिता ने पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, इसलिए शरद को मारने के बाद ये लोग लाश छुपाने के जुगाड़ में लग जाते हैं और उसकी लाश को डिग्गी में डालकर शहर में घूमना शुरू करते हैं ताकि कोई अच्छी जगह देख सके और लाश को ठिकाना लगाया जा सके। काफी देर घूमने के बाद आखिरकार ये सभी शरद की लाश को लेकर रात के लगभग 2 बजे नरसिम्हा लेक पहुंच जाते हैं और वहां उसे फेंकने की तैयारी करने लगते हैं। हालांकि इसी बीच विशाल के शैतानी दिमाग में ख्याल आता है कि इस तरह तो लाश 1 से 2 दिन में पानी के ऊपर आ जाएगी और फिर पुलिस लाश ढूंढ लेगी। इसलिए वो फैसला करते हैं कि शरद के शव को बड़े से पत्थर में बांधकर तालाब में डाल देंगे ताकि शव बाहर ना सके। ताकि उसके बाद ये लोग शव को बड़े से पत्थर में बांध देते हैं और उसे वहीं के नजदीक नरसिम्हा लेक में डाल देते हैं। उसके बाद सभी लोग हमेशा की तरह डेली रूटीन के हिसाब से काम में लग जाते हैं। विशाल भी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाता है और रोजाना शरद के यहाँ हमदर्दी जताने जाता है। वैसे हमदर्दी जताना तो एक बहाना था, असल में विशाल डेली ये जानने जाता था कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और आगे पुलिस क्या करेगी। किडनैपिंग के कुछ घंटे ही विशाल ने शरद की हत्या कर दी थी। इसके बावजूद जब भी शरद के घर जाता तो शरद के पिता से ये कहता कि अगर आप किडनैपर को पैसा दे दीजिए वरना वो शरद की जान ले सकते हैं। लाश को तालाब में फेंकने के बावजूद विशाल और उसके दोस्त अक्सर रात में उसके इलाके में सिर्फ ये देखने जाया करते कि कहीं लाश ऊपर तो नहीं आ गई। फेंकने के 5 दिन बाद तो लाश अंदर ही रहती है, मगर जब ये लोग 17 सितंबर को उस तालाब के पास जाते हैं तो देखते हैं कि शरद का शव ऊपर तैर रहा था। ये देखकर विशाल और उसके सभी दोस्त तुरंत घबरा जाते हैं और फिर लाश को दोबारा पत्थर से बांध देते हैं ताकि साथ ही लाश जल्दी नष्ट हो जाए। करने के उद्देश्य से पत्थर के साथ साथ एक बोरी में नमक भी डालकर फेंक देते हैं। जब ये लोग 19 सितंबर को फिर से वहां जाते हैं तो देखते हैं लाश फिर ऊपर आ गई है। उसके बाद ये लोग फिर कहीं और ले जाकर फेंकने की प्लानिंग में लग जाते हैं। वैसे 7 दिन बीत जाने की वजह से लाश पूरे तरीके से सड़ गल चुकी थी और मांस हड्डियों से अलग हो रहा था। इसके बावजूद ये लोग शव को कहीं ले जाकर फेंकने का प्लान करते हैं और एक बार फिर से शव को तालाब से निकालकर उसे पत्थर से अलग करके शव को गाड़ी में डालते हैं और अंधेरे में शव को लेकर रामू हल्ली के करीब आते हैं और यहीं तालाब में डाल देते हैं। इस खुलासे के बाद हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। पुलिस विशाल को तुरंत लेकर उसी क्षेत्र में जाती है और उसी की निशानदेही पर 22 सितंबर की सुबह यानी हत्या के 10 दिन बाद से शव को बरामद कर लिया जाता है। क्योंकि शव पूरे तरीके से शत विशत हो चुका था, इसलिए तालाब के नजदीकी ही शव के सैंपल लिए जाते हैं और जांच की जाती है। फिर आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। शरद के घर वाले जितने दुखी शरद के जाने से नहीं थे, उनको ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस विशाल को उन्होंने परिवार के सदस्य की तरह माना, उन्होंने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि 10 दिनों तक गुमराह भी करता रहा। विशाल पर शरद के घर वाले कितना यकीन करते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब विशाल की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन हिस्ट्री निकालने के बाद पुलिस को फिर से विशाल पर शक होता है, तो पुलिस वालों ने शरद के पिता निरंजन कुमार को बताया कि विशाल को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि इस बारे में पूछताछ कर सके। इस पर शरद के पिता कड़ा विरोध जताते हैं, हालांकि बाद में वो मान जाते हैं। इस मामले के खुलासे के बाद विशाल को तो गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने विनय प्रसाद उर्फ विकी कारण पाई और विनोद कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। इन सभी की उम्र 25 वर्ष से कम थी। हालांकि पुलिस की लंबी कोशिशों के बावजूद अन्य आरोपी शांता कुमार को नहीं पकड़ा जा सका, जिसे स्विफ्ट डिजायर का इस्तेमाल किडनैपिंग में हुआ था, वो कुमार की ही थी। वो इस खुलासे के बाद स्थानीय मीडिया में इस बात की चर्चा भी होती है
जोरों शोरों से होती है। शरद की हत्या में शरद की बहन यानी विशाल की गर्लफ्रेंड का भी हाथ था। उसी ने विशाल को जल्द से जल्द पैसे बनाने के लिए शरद की किडनैपिंग का आइडिया दिया था। हालांकि पुलिस के साथ साथ सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने भी इस बात का खंडन करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में शरद की बहन का कोई हाथ नहीं। फिलहाल विशाल समेत सभी आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं और सजा का इंतजार कर रहे हैं। वैसे इन लोगों को मौत की सजा दी जानी चाहिए, वो भी कम है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ मासूम की हत्या करी बल्कि दोस्ती जैसे शब्द को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार की पीठ में छुरा घोंपा है। उस पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। दोस्तों, आपके अनुसार विशाल और उसके दोस्तों को क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। मिलते हैं कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं के साथ कल। नमस्कार।